Hello everyone, welcome to the day 17 of this amazing series of daily PYQ research and discussion. इस सीरीज को मैं अमेजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन PYQs पे रिसर्च करते करते आपके चक्कर में मेरी नॉलेज में ठीक ठाक इजाफा धीरे धीरे होता जा रहा है, राइट। एंड डेफिनेटली आपके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल ये सीरीज साबित जरूर होगी क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनर का जो क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, राइट। वो कुछ ऐसा है, इतने टिपिकल लेकिन बहुत इजी, जो लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रेंड आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, इसीलिए पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट गाइड्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो फंडामेंटल चीजों से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये 2021 की प्री का एक क्वेश्चन है और पूछा हुआ है कि इनमें से स्टेट को बेस्ट डिफाइन कौन सी चीज कर रही है, स्टेट को बेस्ट डिफाइन कौन सी चीज कर रही है। और यहाँ पे इंसान को भटकाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर रखी हुई है, राइट। देखो, सबसे पहले स्टेट की जब भी बात आ रही है, स्टेट इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो हमें बस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना है। स्टेट का नेचर क्या है? ओनली पॉलिटिकल इन नेचर। तो यहाँ पे देखो, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ए कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यस, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। देखो ध्यान से, हमने स्टेट के चार हिस्से ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं। चार हिस्से कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और उनके पास अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, इट मींस ए कम्युनिटी, एंड एंड देन पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, दैट मीन्स सोवरेनिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो अभी तक ये स्टेट की डेफिनेशन में आ रहा है, ठीक आ रहा है। कोई दूसरी और मतलब यहाँ पूछा हुआ है कि बेस्ट डिफाइन कौन सी स्टेटमेंट कर रही है। तो अब दूसरी स्टेटमेंट्स को देखते हैं, किसी दूसरी स्टेटमेंट में इससे बेटर तो नहीं डिफाइन हुआ है। तो इस सेकंड स्टेटमेंट बोला बोला है कि इट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ हैविंग अ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, राइट। ये सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, ये इसमें एक एक्स्ट्रा बात बोल दी गई है जो कि वेलफेयर स्टेट के बारे में बोलती है, राइट। यहाँ प्लेन स्टेट पूछा हुआ है, तो ये बस जो आप एग्जामिनर है वो एग्जामिनर बस आपका ध्यान भटकाने के लिए इसमें ये सारी एक्स्ट्रा बातें इसमें बोल दी। फंडामेंटल जो नीड है स्टेट फॉर्म करने की वो है कि आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए और आपके पास सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब आप पे कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए और आपके पास एक सरकार होनी चाहिए। बस ये इसकी फंडामेंटल नीड्स है। तो जो स्टेटमेंट इन सिर्फ इन फंडामेंटल नीड्स को कवर करेगी वही स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट होगी। जैसे थर्ड स्टेटमेंट यहाँ कह रही है कि अ नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर ए लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ऑन कल्चर, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट। ये अगेन इसमें एडिशनल ऐसे ये चीजें आपको डाल दी गई है कंफ्यूज करने के लिए। मान लो अगर किसी टेरिटरी में बहुत लंबे टाइम से लोग नहीं रह रहे हैं तो क्या उस टेरिटरी में आप स्टेट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात होगी। क्योंकि हमें पता है कि ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज, कुछ एक कंट्रीज ताइवान को, राइट, ताइवान को भी एज ए स्टेट मानते हैं, बट ताइवान की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो चाइना से डिस्प्लेस हुई है। समझ रहे हो बात को? और ये रीसेंट डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उस लिहाज से ताइवान तो कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा एज ए स्टेट कंसिडर करने के लिए, राइट। क्योंकि इसमें बोला है कि वेरी लॉन्ग टाइम से वहां पे ऑक्युपाइड होनी चाहिए पॉपुलेशन। तो ऐसे रियल लाइफ के एग्जांपल डाल के आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। ये भी एलिमिनेट हो गई, ये भी एलिमिनेट होगी लॉजिक से। एंड देन सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन ए डेफिनेट टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सिर्फ स्टेट क्रिएट करना है हमने, हमने एक लिबरल स्टेट या फिर एक एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट नहीं करना है, हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट। सो वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट टर्म। ऐसे में जो बेस्ट डेफिनेशन आपकी दी है वो सिर्फ स्टेटमेंट ए में दी हुई है, क्योंकि इन बाकी सारी स्टेटमेंट्स में एक्स्ट्रा चीजें आपको फालतू में ऊपर से लोड करवा दी गई है। तो ऐसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, इतने लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो दीज आर 4 की एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट जो कि हमें पहले चाहिए। स्टेट को फॉर्म करने के लिए हमें पहले ये सारे की एलिमेंट्स मिलने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ये, अगेन दोस्तों आपको अगेन पता चलेगा कि इवन इवन जो आपके
फैक्चुअल क्वेश्चंस है उनको भी यूपीएससी कैसे एकदम मोल्ड करके कॉन्सेप्चुअल टाइप बना देता है। इसमें बोला हुआ है कि इंडियन जुडिशरी के बारे में इन स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करो। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद ए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात सही है, सही है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी भी रिटायर्ड जज को प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद, राइट, प्रेसिडेंट की परमिशन लेके रिटायर्ड जज को कोरम पूरा करने के लिए वापस बुला सकता है, राइट। और सिर्फ सिर्फ प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, इसके लिए कंसेंट ऑफ दैट रिटायर्ड जज भी होना चाहिए, मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए। तो आपकी स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड, कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इस पे रिसेंटली डिस्प्यूट था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पावर्स के बारे में चर्चा करता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 137, आई थिंक इट वाज आर्टिकल 137 और समथिंग, या 127, जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही डिसीजंस को रिव्यू करने की जो है वो पावर्स होगी, राइट। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में एक्सप्लिसिटली रिव्यू पावर्स के बारे में मेंशन नहीं है। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स आल्सो हैव रिव्यू पावर्स बिकॉज हाई कोर्ट्स आर आल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इंडिया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इंडिया। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब होता है कि जो भी आपकी जजमेंट्स है उनको एक कानून के तौर पे मान्यता मिलती है, एक लॉ के तौर पे उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है, और आपके डिसीजंस को एक परपिचुअल लीगल टेस्टिमनी के लिए, परपिचुअल लीगल मेमोरी के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। दैट मीन्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्योंकि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग से प्रोविजन करता है कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के केस में डाली जा सकती है, बट हाई कोर्ट के लिए ऐसा एक्सप्लिसिट प्रोविजन तो नहीं है, बट फिर भी हाई कोर्ट के पास रिव्यू पावर्स है। ये हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट था। और रिव्यू पिटीशन पे मैंने ऑलरेडी क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन के बीच डिफरेंस क्या है। बेसिकली रिव्यू पिटीशन को आप विद इन 30 डेज, राइट, विद इन 30 डेज आप रिव्यू पिटीशन को इसमें सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। बट अगर आपको क्यूरेटिव पिटीशन डालनी है तो वो आप उसके बाद डाल सकते हो, राइट। तो ये पूरा जो क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन के बीच डिफरेंस है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर रखी हुई है, राइट। जब आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नीचे नीचे आपको ये एक बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ये वीडियो देगी। छोटी सी वीडियो है, एक बार उसे जाकर देख लेना। नेक्स्ट आता है आपके कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ये बात तो सभी को पता है, क्योंकि आर्टिकल 11 एक्सप्लिसिटली कहता है कि इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती, राइट। सिंगल सिटीजनशिप हो सकती है इंडिया में। इट मींस स्टेट की अलग से सिटीजनशिप हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। ये बात तो सही है, लेकिन डोमिसाइल वर्ड में, राइट, डोमिसाइल में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या अलग अलग, क्या एक आदमी के पास अलग अलग स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट पोजेस नहीं हो सकते हैं क्या, राइट। इसमें एक कंफ्यूजन आता है, बट इसको भी अभी पेंडिंग रखते हैं कि अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा तो कहीं प्रोविजन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया वही आदमी प्रेसिडेंट बन पाएगा जो भारत में पैदा हुआ हो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिंपल प्रोविजन है कि ही हैज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एलिमिनेशन ऐसे वर्क करती है, दो को एलिमिनेट कर दो, दो को एलिमिनेट कर दो, अब बस तीसरे को देखना है हमने। इट मींस एक स्टेटमेंट 1 तो हर हाल में सही है ही है, क्योंकि दो हमने एलिमिनेट कर दिया, दोनों ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 तो है ही है। इट मीन स्टेटमेंट 1 इन ऑल केसेस इज करेक्ट। अब थर्ड में आते हैं कि ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट इन एनी सर्कमस्टांसेस। एक तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, दूसरा ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप इंडिया में हो सकती है, राइट। पार्लियामेंट कैन डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज और हर सिटीजनशिप। तो ऐसे में आपका स्टेटमेंट 1, अगर किसी को सिटीजनशिप का थोड़ा सा भी आइडिया है वो इजीली इसको मार्क कर सकता है। स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें क्या दें। नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड द लिबर्टी एंड इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। कि एक इंसान की लिबर्टी के लिए सबसे बढ़िया सेफगार्ड क्या है। इसमें देखा हुआ है कि ए कमिटेड जुडिशरी and centralization of powers, elected government and separation of powers. Again, centralization of power तो एलिमिनेट कर ही दो कि अगर एक अथॉरिटी के पास हमने बहुत ज्यादा पावर्स दे दी तो वो तो किसी भी आदमी के राइट्स को हैम्पर कर देगा, किसी भी आदमी के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर देगा,
समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट, ये बी वाली तो हटा दो, सिंपल बात। तीसरा, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने से आप लोगों की लिबर्टी को सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आपके म्यांमार में भी है, म्यांमार में भी है, लेकिन अब रिसेंटली म्यांमार में कू हुआ और आपकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, राइट, उसका जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी आंग सांग सुकी, उसको जेल, उसी को जेल में डाल दिया। इट मीन सिर्फ इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाकर भी आप बेस्ट सेफगार्ड नहीं दे सकते लिबर्टी को। तो ये स्टेटमेंट सी भी गई। अब स्टेटमेंट ए में लोगों को कंफ्यूजन था, उन्होंने माना, राइट, एक सिंपल बात, अगर हम भी देखेंगे कमिटेड जुडिशरी का एक सिंपल मीनिंग, हम मानेंगे कि कमिटेड जुडिशरी मीन्स द जुडिशरी विच इज कमिटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। आम आदमी ऐसे इसे मानेगा, बट इसका मतलब होता है कि कमिटेड जुडिशरी इज अ जुडिशरी विच इज कमिटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इंदिरा गांधी ने कमिटेड जुडिशरी बनाने की कोशिश की थी, ऐसी जुडिशरी जो सिर्फ गवर्नमेंट के फेवर में निर्णय ले, समझ रहे हो, राइट, उसे हम कहते हैं कमिटेड जुडिशरी। तो उस वक्त जुडिशरी को कमिटेड बनाने की कोशिश इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुई। वो जस्टिस ए एन रे की अपॉइंटमेंट का एक मामला आया था, ए एन रे, राइट, आपको वो पता होगा, आई थिंक 1973 की ये बात है। तो इसे भी आप एलिमिनेट करके डी ऑप्शन लगा सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर प्रोवाइड्स द बेस्ट सेफगार्ड टू द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स, बिकॉज जितनी ज्यादा सेपरेट होगी पावर्स, उतनी कम कंसेंट्रेशन होगी पावर्स की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स उतनी कम होगी, और उतने ही अच्छे से जो है डिसीजन, डिसेंट्रलाइज डिसीजंस लिए जा सकते हैं, राइट। जो आपका जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव पे चेक करेगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके लेजिस्लेचर पे चेक करेगा, और जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे चेक करेगा। तो देयर इज अ म्यूचुअल, आई मीन, एक दूसरे पे ये, एक दूसरे की जो पावर्स है उनको ये रिस्ट्रेन करने का काम करते हैं। इट मीन्स देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ पावर इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, समझ रहे हो? सो इसी तरीके से हम ये सारी चीजें, राइट, ये कमिटेड जुडिशरी का मीनिंग हो गया। इसी तरीके से हम सारे पीवाईक्यूज डेली डिस्कस करते जाएंगे, राइट, बने रहिए। एंड इफ यू वांट दीज पीडीएफ्स, तो ये आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। बाकी अगले इनिशिएटिव्स के लिए फॉलो करते रहिए। बहुत सारे लोग, मतलब 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे को अप्रोच कैसे करें, इस पे वीडियो बनाओ या फिर कोर्स लाओ, राइट। वीडियो बनाने की अभी मैं सोच रहा हूँ, कोर्स का अभी मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, राइट, लेकिन अगर ऐसा कुछ बनेगा तो मतलब बने रहिए, राइट, बने रहिए अभी टेलीग्राम चैनल पे। अगर मेरा कभी ऐसा बनेगा, मैं हो सकता है कि मैं जनवरी के लिए ऐसी कोई चीज प्लान करूं, एंड ऐसे कोर्स की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट नहीं होगी, राइट, बिल्कुल भी उतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी। आप 1-2 बुक जितनी कॉस्ट में खरीदते हो उतने में आपको बढ़िया से ऐसे लिखना, अपन ऐसे पे सोचना आपको सिखा सकते हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ किसी टॉपिक पे, राइट। बाकी तो ये म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस है, आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप। टेक केयर, बाय बाय।